नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतिम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 सेक्शन 16 से लेकर 23 तक प्रावधान किया गया है। धारा 16 में इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों पर राज्य सरकार को सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो कलेक्टिव फाइन इम्पोज कर सकती है। ऐसा सामूहिक जुर्माना इस अधिनियम से पूर्व में सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 प्रचलित था। उसकी धारा 10A में ये प्रावधान था कि राज्य सरकार सामूहिक रूप से कई व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। वही पावर्स इस अधिनियम में सेक्शन 16 में राज्य सरकार को प्रदान की गई है। अर्थात इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार को ये पावर है कि वह कई व्यक्तियों पर सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार धारा 16 के तहत एक पूरे वार्ड, कस्बे या विशेष क्षेत्र, गांव पर भी इस अधिनियम के तहत अपराध कारित किए जाने पर सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। ये सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अधिनियम की धारा 17 में निवारक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। प्रिवेंटिव एक्शन का तात्पर्य होता है अपराध कारित होने या होने की संभावना से पूर्व उस अपराध का निवारण करना निवारक कार्रवाई कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपराध कारित होने से पूर्व उन क्षेत्रों की पहचान करना या ऐसे व्यक्तियों को अपराध के निवारण के लिए गिरफ्तार करना आदि कार्रवाई निवारक कार्रवाई होती है। धारा 17 के अनुसार विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक या उस रैंक से नीचे ना हो, जब डीएम, एसडीएम या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या डिप्टी एसपी को इतला प्राप्त होती है या ऐसी इतला प्राप्त होने के पश्चात जांच करने के बाद ये आवश्यक समझते हैं और विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के नहीं हैं, ऐसे स्थानीय अधिकारियों के भीतर जहां वो निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, जैसे अपराध होने की संभावना है या कोई अपराध कारित करने की धमकी देते हैं और उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो ऐसे क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए तथा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई भी कर सकेगा। धारा 17 के अनुसार जब कभी जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, एसडीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के द्वारा सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई इतला मिलती है या फिर डीएसपी रैंक या उसके ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को कोई इतला मिलती है और ऐसी इतला की जांच करने के पश्चात डीएम, एसडीएम या डीएसपी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि ऐसे क्षेत्र जहां एसटी और एससी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, वहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर बार बार आते जाते हैं, जिससे अपराध होने की संभावना है या अपराध होने की धमकी मिली है, तो डीएम, एसडीएम
या डीएसपी रैंक के किसी पुलिस अधिकारी को यह पावर है कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के उन क्षेत्रों को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है और ऐसे क्षेत्र में एसटी एससी से भिन्न आने जाने वाले लोगों को निवारक कार्रवाई के तहत पाबंदी भी लगा सकता है और आवश्यक कार्रवाई भी कर सकता है। संबंधित एसडीएम, डीएम या डीएसपी रैंक के अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध भी लागू होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा 18। इस अधिनियम की धारा 18 यह प्रावधान करती थी कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात सीआरपीसी की धारा 438 लागू नहीं होगी। सीआरपीसी की सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार होने की संभावना है तो ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार होने से पूर्व सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर सकता है। ऐसी अर्जी दायर होने के उपरांत सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा और सुनवाई के दौरान न्यायालय या तो ऐसी अर्जी को खारिज कर सकता है, अर्थात अग्रिम जमानत की अर्जी को डिसमिस कर सकता है, या न्यायालय को ये लगता है, अर्थात न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से किसी अपराध में फंसाया जा रहा है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की अग्रिम जमानत स्वीकार कर सकता है। ऐसी अग्रिम जमानत स्वीकार करने के पश्चात संबंधित जिले के एसपी को उक्त जमानत की सूचना तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सूचना दी जाती है कि जब भी इस व्यक्ति को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। अब इस अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि एससी और एसटी के विरुद्ध किए गए अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। सामान्य शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 3 या किसी अन्य धाराओं के तहत अपराध कारित करता है तो ऐसे अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अधिनियम की धारा 18 में नया मोड़ 20 मार्च 2018 को आया। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इस वाद में महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी कि प्रथम, किसी भी व्यक्ति को जिसने एसटी/एससी के विरुद्ध अपराध किया है उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि एससी और एसटी एक्ट के तहत अपराध की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो डीएसपी स्तर के किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उस अपराध की सत्यता और इतला की सच्चाई के बारे में जांच की जाएगी। ऐसी जांच अधिकतम 7 दिन में पूरी की जाएगी। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का अभियोग है, तो ऐसा व्यक्ति यदि उसे लगता है कि उसे निराधार
या किसी रंजिश के कारण अपराध में फंसाया जा रहा है तो वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह निर्णित किया कि व्यक्ति सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, जबकि अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि अग्रिम जमानत के प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होंगे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह प्रावधान व्यवस्था दी कि ऐसा व्यक्ति अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन दे सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट फोर्थ मुख्य बात इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया गया है या शिकायत या एफआईआर दर्ज की गई है तो संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्टूडेंट्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के पश्चात केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए खारिज कर दिया। उसके पश्चात संपूर्ण भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की गाइडलाइन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हुए। फलस्वरूप 2 अप्रैल 2018 को संपूर्ण भारत बंद के दौरान हिंसा, उपद्रव और दंगा फसाद हुए। उक्त विरोध प्रदर्शनों के पश्चात केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2018 को पास किया। संसद ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए 2018 का संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 17 अगस्त 2018 को इंडियन गवर्नमेंट के गजट में नोटिफाई हुआ। 2018 के संशोधन के द्वारा इस अधिनियम में एक नई धारा 18A जोड़ी गई। धारा 18A के क्लोज ए में यह प्रावधान किया गया कि एफआईआर दर्ज करते समय किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह गाइडलाइन दी गई थी कि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर तभी दर्ज होगी जब डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी के द्वारा 7 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच की जाएगी। तो उस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए धारा 18 के क्लोज ए में ये प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। सेक्शन 18A क्लोज फर्स्ट के सब क्लोज बी में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत मामले का अन्वेषण करने वाले अधिकारी के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए किसी की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वह सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। स्टूडेंट्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह गाइडलाइन दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध एसटीएससी एक्ट के तहत अभियोग हैं तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि अपराध होना पाया जाता है तो ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। निर्णय के इस प्रभाव को दूर करने के लिए धारा 18A का
क्लोज ए सब क्लोज बी में ये प्रावधान किया गया कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी बिना किसी अधिकारी की परमिशन से अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है यदि वह यह पाता है कि उन्होंने इस एक्ट के तहत कोई अपराध किया है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। इस संशोधन से धारा 18(1) के क्लोज 2 में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत किए गए किसी अपराध पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 लागू नहीं होगी। सीआरपीसी की धारा 438 का प्रभाव किसी भी न्यायालय के स्टैंडिंग किसी जजमेंट, ऑर्डर या डायरेक्शन पर नहीं होगा। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि ST/SC के अपराधों का कोई भी अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर सकता है। निर्णय के इस प्रावधान के प्रभाव को दूर करने के लिए धारा 18(1) के क्लोज 2 में यह व्यवस्था की गई कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, निर्देश या आदेश के होते हुए सीआरपीसी की धारा 438 लागू नहीं होगी, अर्थात ST/SC के अपराधों के लिप्त किसी भी अभियुक्त को अब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों, 2018 के संशोधन के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दिए गई गाइडलाइन को प्रभाव को दूर करते हुए संसद ने ये संशोधन किया और इस संशोधन के पश्चात पुनः वही स्थिति आ गई है जो धारा 18 में थी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पूर्व की स्थिति पुनः स्थापित हो गई है। 18(1) के संशोधन के पश्चात सामान्य शब्दों में हम देखें तो ये प्रावधान हो गया है कि अब पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, FIR दर्ज कर सकता है, उसके लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है तथा साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए जो याचिका दायर की थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ के बाद में दिया गया निर्णय वापस ले लिया गया है। अब वही स्थिति हो गई है जो पूर्व में एक्ट में थी। अब हम आगे अध्याय 5 की धारा 19 का विश्लेषण करेंगे। इस अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो SC और ST एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है, उस अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 360 या परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ नहीं दिया जाएगा। परिवीक्षा अधिनियम 1958 तथा सीआरपीसी की धारा 360 में परिवीक्षा और भर्त्सना संबंधी प्रावधान किए गए हैं। PO एक्ट 1958 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित नहीं करता है और प्रथम बार अपराधी है, यानी पूर्व दोष यदि साबित नहीं होती हैं, तो न्यायालय अपराधी के चरित्र, पारिवारिक दशा, अपराध की प्रकृति आदि को देखते हुए उसे दंड देने के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। परिवीक्षा अधिनियम 1958 में सामान्य शब्दों में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पहली बार अपराध करता है और गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, तो न्यायालय उस अपराध की प्रकृति, उसकी पारिवारिक दशा, उसका चाल चलन, पीड़ित और साक्षियों पर प्रभाव आदि पर विचार करने के उपरांत बॉन्ड भरवा करके सदाचार की प्रतिभूति पर परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। लेकिन इस अधिनियम की धारा
19 ये प्रावधान करती है कि इस एक्ट के तहत अभियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किसी भी धारा के तहत अपराध का अभियुक्त है, उसे सीआरपीसी की धारा 360 या परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। धारा 19 का एक ही अपवाद है कि यदि अभियुक्त की आयु 18 वर्ष से कम है और उसने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी विधि विवादित किशोर या बाल अपचारी है और उसने एससी और एसटी एक्ट के तहत अपराध किया है तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे बाल अपचारी पर किशोर न्याय अधिनियम लागू होगा। नेक्स्ट सेक्शन 20 धारा 20 में ओवर रूलिंग इफेक्ट अध्यारोही प्रभाव के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 20 यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के प्रावधान अन्य किसी विधि, कस्टम, रूढ़ि और प्रथा या अन्य विधि की तरह प्रभाव डालने वाली कोई भी लिखित है उस पर यह अधिनियम प्रभावी होगा। सामान्य शब्दों में धारा 20 को समझते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इस दिनांक से पूर्व यदि कोई ऐसी अन्य विधि या विधि के तहत कोई इंस्ट्रूमेंट प्रचलित है जो यह प्रावधान करती है और वो इस अधिनियम के विरुद्ध है तो वो प्रावधान उस विधि वाला लागू न होकर के यह अधिनियम लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिटिश काल से मानो ऐसा कानून है कि ST/SC समुदाय के सदस्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और ये प्रावधान किसी अधिनियम में दिया गया है, लेकिन 30 जनवरी 1990 को यह अधिनियम लागू हो गया। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात धारा 20 का प्रभाव ये होगा कि वो पूर्व का अधिनियम जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है लागू नहीं होगा। उसी प्रकार यदि कोई ऐसी रूढ़ि प्रचलित है जो प्राचीन समय से चली आ रही है, ऐसी प्रथा है, उस प्रथा के तहत यदि किसी अमुक ग्राम में ये प्रावधान है कि इस कुएं का पानी ST/SC समुदाय के सदस्य नहीं ले सकते, तो इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात वो रूढ़ि और प्रथा भी निष्प्रभावी होगी, यह अधिनियम लागू होगा। सामान्य शब्दों में ओवर रूलिंग इफेक्ट का तात्पर्य यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के विपरीत कोई भी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा अधिनियम है वो लागू नहीं होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन 21 धारा 21 में राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय करेगी। धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार के बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसे प्रयास करेगी फलस्वरूप ये अधिनियम प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। राज्य सरकार इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान करेगी। प्रथम, राज्य सरकार पीड़ित व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत अत्याचार के अपराधों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए उपाय सुनिश्चित करेगी। अर्थात अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार के विरुद्ध अपराधों में न्याय सुलभ हो, जिसमें विधिक सहायता का प्रावधान भी शामिल है। सेकंड, राज्य सरकार किसी अपराध के विचारण के समय साक्ष्यों पर अत्याचार के लिए या पीड़ित व्यक्तियों के अत्याचार के विरुद्ध यात्रा भत्ता और भरण पोषण के प्रावधान भी करेगी। राज्य सरकार
साक्ष्यों को ट्रैवलिंग अलाउंस और मेंटेनेंस के प्रावधान भी करेगी तथा पीड़ित व्यक्ति को भरण पोषण प्रदान करने के प्रावधान भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 21 के क्लोज 3 में यह प्रावधान है कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए राज्य सरकार प्रावधान करेगी। इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, अर्थात पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पुनर्वास के लिए राज्य सरकार उपाय करेगी। सेक्शन 21 के क्लोज 4 में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत अभियोजन प्रारंभ करने और उस अभियोजन पर पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार समुचित अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। अर्थात न्यायालय में अभियोजन प्रारंभ करने एवं उस अभियोजन पर निगरानी के लिए समुचित अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। साथ ही क्लोज 5 में यह प्रावधान है कि वह इस अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए समितियों की स्थापना भी करेगी। अर्थात इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कमेटियों का गठन भी करेगी। उसी प्रकार क्लोज 6 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि इस अधिनियम को प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए प्रभावी उपाय करेगी। साथ ही साथ 21 क्लोज 1 सब क्लोज 7 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निवास करते हैं और उन पर अत्याचार होने की संभावना है। राज्य सरकार के दायित्व है कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी। धारा 21 में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा सदन के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। धारा 22 में सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में अगर कोई कार्रवाई की गई है तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गुड फेथ में कोई कार्य किया गया है तो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई, कोई सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल एक्शन नहीं की जाएगी। अर्थात किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सद्भावनापूर्वक कोई कार्य किया है जबकि वो कार्य नहीं करना था तो ऐसे व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई, वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। धारा 22 में किसी अधिकारी और व्यक्ति के द्वारा गुड फेथ में किए गए कार्यों को संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 23 में रूल मेकिंग पावर दी गई है। धारा 23 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे नियम यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा और दोनों सदन अगर सहमत हो जाते हैं तो ऐसे नियम पारित किए जाएंगे। विद्यार्थियों, एससी और एसटी एक्ट आज पूर्ण हुआ है। उम्मीद है कि इसके सभी व्याख्यान आपके अध्ययन में उपयोगी होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में प्रावधान, अगले वीडियो में इसके मुख्य प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।